हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। ये टॉपिक आप लोगों में से ही किसी ने सजेस्ट किया था कि दक्षिण भारत के इतिहास पर वीडियो बनाया जाए, भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को देखने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 है। इसके और भी वीडियोस आएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा राय लेना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मिक्स ना करा करके अलग अलग टॉपिक्स वाइज करा दूँ। जैसे कि चोल साम्राज्य अलग, चेर साम्राज्य अलग, पांड्य अलग, पल्लव अलग, इस तरह के कराने के बाद सभी को एक मिक्स वीडियो बना करके आपके सामने रख दूंगा ताकि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। इसमें तो आपको मिक्स क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, लेकिन आगे अगर आप लोग राय देंगे तो हम उस तरह से भी कर देंगे ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि चोलों का प्रशासन किस पर आधारित था। तो देखिए, चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था वो स्थानीय स्वशासन पर आधारित था। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप इसके बारे में अच्छे तरीके से हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्थानीय स्वशासन संगठन था। यह लोकतांत्रिक तर्ज पर आयोजित किया गया था। कस्बों और गांवों में प्राथमिक विधान सभाएं थी और बड़े शहरों में प्रतिनिधि सभाएं थी। उत्तरा मेरूर शिलालेख, ये ध्यान रखिएगा, जो चोल के प्रशासन के बारे में उल्लेख हमें मिलता है इसी में मिलता है। उत्तर मेरूर शिलालेख में ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। उर और सभा, दो प्रकार की सभाएं यहाँ पे हुआ करती थी। उर जो था वो नट्टम शहर का रियासी हिस्सा था। उर गांव का आम सभा थी और जो सभा हुआ करता था वो ब्राह्मण गांव अग्रहार, यानी यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि स्वायत्तता के साथ किराया मुक्त गांव में वयस्क पुरुषों की सभा थी। तो उर और सभा दो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। जैसे उर और सभा दो सभाएं हमने बताया। चोल साम्राज्य के लिए आय का मुख्य जो स्रोत हुआ करता था वो भू राजस्व है और उपज का 1/6 भाग होता था। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सभी को ध्यान में रखिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। उत्तम ग्राम प्रशासन अभी जस्ट हमने देखा चोल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। कावेरीपत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह है। कावेरीपत्तनम जो है वो किसका मुख्य बंदरगाह था। चोलों का मुख्य बंदरगाह था कावेरीपत्तनम। फोर्थ क्वेश्चन, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा पारी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, पारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक कौन थे। कुरल का लेखक कौन था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तिरुवल्लुवर पुस्तक, जो कि तिरुकुलूर या फिर कुरल, कुरल या कुरल कह सकते हैं के रूप में भी जाना जाता है, यह एक उत्कृष्ट तमिल संगम साहित्य है जिसमें 1330 दोहे या फिर कुरल्स शामिल है। पुस्तक को पांचवा वेद या फिर तमिल भूमिका बाइबल भी कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चंस पूछे कि तमिल भूमिका बाइबल के नाम से किसे जानते हैं, तो तिरुकुलूर या फिर कुरल को ही जाना जाता है। ठीक है। तिरुकुलूर या फिर लघु रूप में कुरल एक उत्कृष्ट तमिल भाषा का पाठ है जिसमें प्रत्येक 7 शब्दों के शब्द का या कुरल्स के 1330 लघु दोहे इसमें शामिल है। ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कथन वाले फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नीति और नैतिकता पर सबसे बड़े कार्यों के रूप में एक माना जाता है। यह अपनी सार्वभौमिकता और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के कारण भी काफ़ी फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा संगम युग का बंदरगाह नहीं था। संगम युग का बंदरगाह नहीं था। तो ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ये तीनों के तीनों बंदरगाह थे, लेकिन ऑप्शन डी अलंगुलम जो देख रहे हैं आप, ये बंदरगाह नहीं था, एक शहर था। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अरिकमेडु, उरैयूर और कुरकै संगम काल के प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों से रोम के साथ सबसे अधिक व्यापार किया जाता था। ठीक है, रोम के साथ सबसे अधिक व्यापार किया जाता था। अरिकमेडु तमिल राज्य का एक ऐतिहासिक स्थान है। अलुंगुलम जो है एक बंदरगाह नहीं था। अलुंगुलम तमिलनाडु राज्य में एक तेनकासी जिले में एक स्थित शहर है। ठीक है। नेक्स्ट, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे। तो तमिल अनुवादक पेरुंदेवनार, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे पढ़ सकते कि
पेरुंद देवनार मध्यकालीन तमिल कवि थे जिन्होंने सबसे पहले महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था। उन्होंने बाराथम पाडिया, पूरा इनका नाम है बाराथम पाडिया पेरुंद देवनार भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तमिल में महाभारत का अनुवाद किया। संगम युग चोल राज्य में राजस्व यज्ञ संपादित किया था किसने? राजस्व यज्ञ जो है वो संपादित किया था किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरुनर कली द्वारा। पेरुनर कली, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो का लाइक्स का टारगेट हम 140 लाइक्स रखते हैं। प्लीज़ 140 लाइक आप करेंगे ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों के डिमांड पर हमने वीडियो बनाया, आप लोगों ने लाइक किया। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर को किसने बसाया था? तंजावुर जो शहर है उसको किसने बसाया था? तो चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय, इन्होंने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन बगाई का संबंध क्या है? तो आपने देखा होगा वेलन बगाई होता है और भी अलग अलग जैसे सालाभोग होते हैं, इस तरह के नाम आपने देखा होगा जो कि अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड था। तो वेलन बगाई जो था वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की जो भूमि होते थे, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेलन बगाई कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे हम ए को टिक करेंगे। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है कि वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उसमें भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। ऊपर में हमने आपको बताया था कि 2 सभा होती थी, एक उर होता था और एक सभा होती थी। तो यहाँ पे जो सभा होते थे, सभा में जो ब्राह्मण रहते थे जिनको भूमि कर और अन्य प्रकार के राजा द्वारा कर नहीं लिया जाता था, उसे अग्रहार कहते थे। अग्रहार, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अग्रहार। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? कोवलन और माधवी की कथा दी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिल्पाधिकारम। इसके जो रचयिता थे वो इलांगो, याद रखेंगे, इलांगो। ठीक है, शिल्पाधिकारम के रचयिता इलांगो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया था? काकतीय वंश के शासन को किसने समाप्त किया था? तो ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत यहाँ पे सही आंसर बनेगा। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश को दिल्ली सल्तनत द्वारा कई हमलों का सामना करना पड़ा। अंत में 1323 ईस्वी में समाप्त हो गया जब गयासुद्दीन तुगलक ने राजधानी शहर वारंगल पर कब्जा कर लिया। गयासुद्दीन की सेना का नेतृत्व उसके पुत्र उलुग खां ने किया था। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कब 1323 में समाप्त हुआ था काकतीय वंश? जब गयासुद्दीन तुगलक ने काकतीय वंश की जो राजधानी थी वारंगल, उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आता है कि गोल गुंबद और चार मीनार जैसी उल्लेखनीय संरचनाएं क्रमशः किस दक्कन सल्तनत से जुड़ी हुई है? तो गोल गुंबद और चार मीनार बीजापुर हो जाता है और गोलकुंडा हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। चोलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है? यानी आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़ते क्रम अगर हम देखें तो सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो कुर्रम, फिर नाडु, उसके बाद वालानाडु और मंडलम। तो इस तरह से यहाँ पे होता है ऑप्शन सी, कुनावालम। याद रख सकते हैं आप, कुनावालम। ठीक है, कुनावालम, वालम। तो इस तरह से याद रखेंगे तो आपको ये याद भी रहेगा कि क्रम क्या है। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अभी कल हमने वीडियो देखा था, उसमें सब कुछ आपको बताया गया था कि राजराज चोल प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश के थे? कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तो तुलु वंश के थे। ठीक है, तुलु वंश के, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, तो उसमें से एक तुलु वंश में ही कृष्णदेवराय थे। इनमें से किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में नहीं थी, सभी को पता होगा इस प्रश्न का राइट आंसर पाल। पाल जो है वो बंगाल में जो कि फेमस था। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उरेयूर तमिलनाडु में तिरुचिपल्ली का एक क्षेत्र है। यह शुरुआती चोलों की राजधानी थी। चेर तमिल मूल का एक प्राचीन द्रविड़ राजवंश था। चेर राजधानी का स्थान आमतौर पर आधुनिक कुरूर में माना जाता है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम, जिसे कांची के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन शहर है। पाल राजवंश की उत्पत्ति बंगाल के क्षेत्र में हुई थी, इसलिए यह दक्षिण भारतीय राज्य नहीं है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन
साम्राज्य है, इसकी स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो हरिहर और बुक्का ने किसका स्थापना किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने करवाया था? तो काकतीय वंश ने गोलकुंडा किले का निर्माण कराया। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाता। काकतीय राजवंश की स्थापना 11वीं शताब्दी में पोला प्रथम, ठीक है, पोला प्रथम द्वारा की गई थी, जिसने दक्षिणी भारत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था। काकतीय वंश ने गोलकुंडा किला 13वीं शताब्दी में बनाया था। इसे सेफर्ड हिल्स या फिर गोलाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी, जो कि विजयनगर का यात्रा किया? निकोलो कॉन्टी जो आया था वो देवराय प्रथम, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया हुआ था। नेक्स्ट आता है कि बहमनियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? बहमनियों से गोवा का महत्वपूर्ण किला जीतने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ए तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय था उस वक्त। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यादि की रचना किस भाषा में की थी? अमुक्तमाल्यादि की रचना जो है कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में किया था और इन्होंने चंपावती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा था। तो ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों की नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, इसे आयंगर कहते थे। ठीक है, आयंगर के नाम से जाना जाता था विजयनगर साम्राज्य में। कृष्णदेवराय का उड़ीसा के शासन प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? तो नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था हरिहर एवं बुक्का के संबंध में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किस यात्री ने तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राज्य के नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी की थी? तालिकोटा युद्ध 1565 याद रखेंगे। सीजर फ्रेडरिक, ठीक है, सीजर फ्रेडरिक, ऑप्शन सी। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की और इनका पुर्तगालियों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था? कृष्णदेवराय। ऑप्शन ए। डोमिंगो पायस इनके समय में आए हुए थे। बारबोसा भी इन्हीं के समय में आए हुए थे, जो कि पुर्तगाली यात्री थे। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो शैव धर्म को संरक्षण दिया था। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित जो व्यवसाय था वो कौन सा? संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन ए, वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग, ऑप्शन ए। चोल काल के दौरान व्यापारियों की संघों को किस रूप में जाना जाता था? चोल काल के दौरान व्यापारियों के संघों को किस रूप में जानते थे? राइट आंसर होगा नगरम। ठीक है, नगरम नाम से नगरम मतलब नगर लग रहा है ना, लेकिन ये थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टि से है। नगरम वाणिज्यिक शहर थे जिसमें चेट्टी यानी सामान्य जो व्यापारी होते थे उनको चेट्टी कहते थे। तेल व्यापारी को शंकर पाड़ियार के नाम से जानते थे। बुनकर को सालियार कहते थे और सोनार को तातार कहा जाता था, जैसे कारीगर रहते थे। ठीक है, राजवंश के तहत यानी कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप हुआ करता था? कदमाई जो है वो भू राजस्व का एक रूप हुआ करता था, किस राजवंश के तहत? तो ध्यान देना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, चोल। ठीक है, चोल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको याद रखिएगा।
कदमाई कर एक प्रकार का भूराजस्व कर था जो कि किसानों अपने जमींदार या राजा को चुकाते थे। चोल प्रशासन के दौरान लगभग 400 विभिन्न प्रकार के कर हुआ करते थे। बाप रे, देख सकते हो कितने ज़्यादा बताया जा रहा है। 400 विभिन्न प्रकार के कर थे। वेटी को वेगार भी कहा जाता था और कदमाई को भूराजस्व कहते थे, यानी वेटी बेगारी के रूप में होता था। भूराजस्व और व्यापार कर चोल शासकों की आय का मुख्य स्रोत हुआ करते थे। राइट, उपज का कितना बताया था, 1/6। चोलों के अधीन भू राजस्व किसके माध्यम से एकत्रित किया जाता था? चोलों के अधीन भू राजस्व जो है वो किसके माध्यम से एकत्रित किया जाता था? तो ग्राम सभा के द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा एकत्रित होता था, ऑप्शन बी। चोल शिलालेख एक विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन किस रूप में देखने को मिलता है? यानी ऊपर हमने देखा था ना, भूमि के अलग अलग प्रकार हुआ करते थे, जैसे हमने बेलन वगाई देखा था। उसी तरह से यहाँ पे विद्यालय के लिए रख रखाव जो होता था वो सालाभोग कहते थे। सालभोग लिखा गया, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे बताया आपको कि सब कुछ देखिए मेंशन है, जैसे कि सालभोग एक विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई जो भूमि होती थी उसको कहते थे। देवदाना तिरुन मुटकनी जो होता था ये मंदिरों को भेंट की जाती थी। देवभूमि जिसको भी कह सकते देवदान कहा जाता था। पलिचंद्रम जो होता था वो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि कहते थे। ब्रह्मदेह होता था ब्राह्मणों को भेंट की गई भूमि। और विलन वगैरह गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में किया गया है? तो सभा और उर के बारे में आपको बताया गया था कि 2 सभाएं होती थी इसमें। तो ये किस राजवंश के अंतर्गत आता है? आप लोग 37 का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? सबसे अधिक शक्तिशाली चोल शासक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी, राज प्रथम। ठीक है, राजा राज प्रथम, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राजा राज चोल को सबसे महान चोल शासक माना जाता है। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। महान राजा के रूप में भी जाना जाते थे। उनके शासनकाल के तहत चोल साम्राज्य में व्यापक वृद्धि हुई और शक्तिशाली साम्राज्य में बदला था, इसलिए इनको माना जाता है। इटावली यात्री यानी इटली यात्री निकोलो द कॉन्टी किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो ये भी हमने ऊपर में बात किया था कि क्या बनेगा सही आंसर। निकोलो द कॉन्टी जो आया था वो देवराय प्रथम के समय में आया हुआ था। ठीक है, देवराय प्रथम। विजयनगर की मुद्रा बताइए कि क्या होता था? विजयनगर की जो मुद्रा थी उसे किस नाम से जानते थे? विजयनगर की मुद्रा को हम लोग पैगोडा कहते थे। ठीक है, ऑप्शन बी पैगोडा। तो देखिए फ्रेंड्स, 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने देखा यहाँ पे दक्षिण भारत के इतिहास से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर आप लोगों को सुविधा रहेगी तो हम अलग अलग टॉपिक्स पे लाएंगे, जैसे कि विजयनगर पर अलग वीडियो आएगी, चोल साम्राज्य पर अलग, चेर पर अलग, पांडे पर अलग। इस तरह के जो भी दक्षिण भारतीय राज्य हैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स पर बनाकर तब जाकर के लास्ट में सभी को एक में मर्ज करके एक मास्टर वीडियो तैयार किया जाएगा, ताकि आप आने वाले एग्जाम्स के लिए जब भी जाएँ तो एक वीडियो देख करके जाएँ, वो काम कर देगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा नीचे बताइए कि आप लोगों की राय क्या रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और किसी भी तरह के पेड कोर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।